हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच के प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हिंदी का पैडागोजी का होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन, जिसे हम हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं, ये होता क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सीडीपी में ऑलरेडी हम कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, स्पेशली मैं पूरा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन ना लेकर सिर्फ और सिर्फ आज हम मूल्यांकन के इवैल्यूएशन को प्रोसेस को समझेंगे कि इवैल्यूएशन होता क्या है, मूल्यांकन होता क्या है, यानी कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे पुराने करिकुलम की, जब टीचर सेंटर्ड करिकुलम हुआ करता था, तो उस टाइम होता क्या था, टीचर क्लास में आती थी, क्लास में पढ़ाती थी और बच्चों को क्या आया उससे उसको कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद एग्जाम्स का पैटर्न होता था, तो क्या होता था, फर्स्ट टर्म हो रहा है, सेकंड टर्म हो रहा है और उसके बाद फाइनल एग्जाम हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म में एक यूनिट दे दी गई, फिर सेकंड टर्म में उस यूनिट को जोड़कर एक और थोड़ा सा बिग वो बना दिया गया और फाइनल में पूरी बुक एक साथ दे दी गई, जिससे क्या होता था, कई बार बच्चों में एग्जाम फोबिया हो जाता था। अब ये एग्जाम फोबिया बच्चों के अंदर एक डर पैदा करता था। इसी डर को ख़त्म करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में हम सतत एवं व्यापक प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं, को डेवलप किया और बताया कि कैसे इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस होता है, जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, वो कैसे बच्चे को काम करने के लिए मतलब उसमें होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम चाहे सीटेट का पेपर 1 दे या पेपर 2 दे, दोनों में ही इवैल्यूएशन को लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो इवैल्यूएशन को लेकर मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या मूल्यांकन और आकलन क्या दोनों एक ही हैं। एक वर्ड यूज़ किया गया है, क्या यूज़ किया गया है, मूल्यांकन, और एक और वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। एक वर्ड यूज़ क्या करते हैं हम, एक वर्ड यूज़ करते हैं आकलन। क्या मैं ये कहूँ कि दोनों एक ही हैं, या ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, या इन दोनों का इंटर रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, या इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो समझिए पहले, देखिए, आकलन होता है स्वयं आकलन। स्वयं आकलन मतलब सेल्फ असेसमेंट। जब पर्टिकुलर किसी एक एरिया को चेक करने के लिए या अपने आप को चेक करने के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं, जो आकलन करते हैं, वो आकलन ही कहलाता है। उसे आप स्वयं आकलन भी कह सकते हैं। यानी कि आकलन क्या है, आकलन पर्टिकुलर किसी एक एरिया को, एक स्किल को चेक करने वाला प्रोसेस है। बट इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन होल होता है। होल इन द सेंस कॉम्प्रीहेंसिव होता है, जब हमें पूरे उसको चेक करना पड़ता है, यानी कि बच्चे के किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को नहीं, बच्चे के ओवरऑल पार्ट को डिस्कस करना हो या चेक करना हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, कि मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है, तो ये मैंने मूल्यांकन नहीं किया, ये मैंने सिर्फ जानने की कोशिश की कि आपको मूल्यांकन और आकलन में अंतर पता भी है कि नहीं। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर एक एरिया को चेक करने के लिए जो लिया गया, जो सेल्फ असेसमेंट था, वो आकलन है। लेकिन जो पूरे ऑल ओवर डेवलपमेंट को चेक करता है, ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस को चेक करता है, वो इवैल्यूएशन होता है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि जो असेसमेंट है वो इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। ठीक है, क्या है, जो हमारा असेसमेंट है, जो हमारा आकलन है, वो हमारे मूल्यांकन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सीडीपी वाला सीसी पैटर्न पूरा का पूरा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, जब हम सतत प्रक्रिया की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, अलग तरीके से आते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस होता क्या है, मूल्यांकन होता क्या है, और एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन। अगर हम पढ़ते जाएं और हमारा इवैल्यूएशन ही ना हो, तो क्या हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो इवैल्यूएशन वो है, हमने कितना सीखा, ये हमें कभी पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को लेंगे कि जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन जो है, वो क्या है। ठीक है, तो हमारी हिंदी की साइकोलॉजी में ये कहा गया है कि मूल्यांकन पठन पाठन, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, याद रखिएगा क्या कह रहा है, पठन पाठन, इट मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर ले, मैंने कितना पढ़ाया, आपने कितना पढ़ा, आपको कितना आया, मैंने कैसे पढ़ाया, ये जब तक इवैल्यूएट नहीं होगा, जब तक इसका मूल्यांकन नहीं होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या है। तो ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही सीबीएसई बोर्ड कहता है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, लगातार,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद एक बार लास्ट में क्या हो, इवैल्यूएशन हो। इससे हमें बच्चे की जो डेवलपमेंट की रेट है वो उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो बच्चे की डेवलपमेंट रेट को जानने के लिए, बच्चे के इवैल्यूएशन पार्ट को जानने के लिए, उसको उसने कितना सीखा उसको जानने के लिए ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये क्या होनी चाहिए, ये कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ये सतत होनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड कहता है, विद्यालय पर आधारित प्रणाली कहती है कि अगर आप मूल्यांकन को निरंतर करेंगे तो बच्चे को टाइम टू टाइम इसमें क्या मिलेगी, फीडबैक मिलेगी। साथ ही इसका कहना है कि इसका उद्देश्य भाषा की संरचना, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हिंदी का जो स्ट्रक्चर है और उसकी एक रूपता को समझना है, यानी कि हिंदी में हिंदी का एक स्ट्रक्चर है, हिंदी कैसे डेवलप हुई। हमारा मेन पर्पस बच्चे को सिर्फ रीडिंग करना सिखाना नहीं है, बल्कि हिंदी का विकास कैसे हुआ और साथ में एक ऐसी भाषा का विकास करना, एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज को डेवलप करना जो कि हमारी काम आए। मैं हमेशा से ये कहती हुई आ रही हूँ कि इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स हैं और मल्टीपल स्टेट में हर 2 किलोमीटर पर एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो ऐसे में जो है इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज चाहिए। तो देखो जरा क्या है उसके बाद आकलन, इसके अतिरिक्त विभिन्न संदर्भों में भाषण के उपयोग की क्षमता। इट मीन्स लैंग्वेज इवैल्यूएशन का पर्पस हमारा सिर्फ बच्चे को मार्क्स देना नहीं है, बल्कि बच्चे को ये इवैल्यूएट करना है कि उसकी भाषा का विकास कितना हुआ। हम सब जानते हैं कि चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कोई भी आप कुछ भी बनिए, लेकिन जो कुछ भी आप बनते हैं भाषा के आधार पर ही बनते हैं। तो भाषा हमारी, अगर लैंग्वेज पर कमांड अच्छी नहीं है, अगर हमारी भाषा पर पकड़ अच्छी नहीं है, तो समझो कि हमारी जो है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी पूरा नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी में कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर हम समझें तो हमारे विकास के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर भाषा का विकास पूरा प्रॉपर तरीके से ना हो तो बाकी विकास पर भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, बाकी विकास पर भी उसका असर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, ये हमारा उसमें आता है। और साथ ही क्या कहता है कि लैंग्वेज से ही, मूल्यांकन से ही हमें किसी भी अधिगम की या शिक्षण की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। मैं यहाँ पर एक और वर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि सीटेट में वो यूज़ होता है, जैसे कि इसके लिए यूज़ करते हैं प्रतिपुष्टि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फीडबैक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फीडबैक। यानी कि फीडबैक, ये इवैल्यूएशन नहीं होगा तो फीडबैक पता चलेगी ही नहीं। तो एज अ टीचर आपको इवैल्यूएशन करना आना चाहिए। खाली पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चे को इवैल्यूएट करना भी एक टीचर को आना चाहिए। इवैल्यूएशन करने का भी अपना एक तरीका होता है, सिर्फ ओरल या रिटन टेस्ट नहीं लिए जाते हैं, उसका भी अपना एक प्रोसेस है। उसको भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, मतलब कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये है, क्या है, ये हमारा मूल्यांकन है, जो क्या करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो ये तो हमने इवैल्यूएशन का मीनिंग लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखेंगे कि हम जब टीचर्स हैं, चाहे प्राइमरी के हैं या सेकेंडरी के, 1st to 5th को पढ़ाइए या 6th to 8th को पढ़ाइए, इवैल्यूएशन तो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप उसको चेक तो करोगे ही कि बच्चे को कितना आया। तो इसके पीछे पर्पस क्या है भाई? तो पहला पर्पस कहता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा किए गए ज्ञान का पता चलता है। मैं पढ़ाती जा रही हूँ, लेकिन मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, पर सीबीएसई बोर्ड जो है ना तो फॉर्म निकाल रहा है ना ही एग्ज़ाम ले रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को कितना आया? और जिस टीचर से पढ़ रहे थे उसको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कितना आया? तो बच्चे की वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए, बच्चे के रियल उसको जानने के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, तो मेन पर्पस ये हो गया। दूसरा, अध्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त होने या ना होने की जांच कर सकता है। देखिए, 1st क्लास में पढ़ाने, जो हम बच्चे का पढ़ने का, 2nd क्लास में पढ़ने का, 3rd क्लास में पढ़ने का स्टेप बाय एक लेवल है। ठीक है, क्या है? एक स्टेप बाय एक लेवल है। इस लेवल को पार करने के लिए इवैल्यूएशन का होना ज़रूरी है। 1st क्लास तक बच्चे को जो चीज़ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आ जानी चाहिए थी वो आती है या नहीं आती, ये टीचर के सिर्फ पढ़ाने से पता नहीं चलेगा। ये कैसे पता चलेगा? जब टीचर इवैल्यूएशन लेगी। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल पर इवैल्यूएशन होना चाहिए। 3rd पॉइंट कहता है, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए अपनाई गई शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करना।
मैं तो कह ही रही हूँ अगर मैं पढ़ाती जा रही हूँ और जिस भी टीचिंग स्टाइल से पढ़ा रही हूँ लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा, ये इवैल्यूएशन ही नहीं हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि जो टीचिंग मेथड्स मैंने अपनाए थे, जो इवैल्यूएशन मेथड्स मैंने लिए थे वो ठीक भी थे कि नहीं। तो टीचर के टीचिंग स्टाइल को चेक करने के लिए भी इवैल्यूएशन प्रोसेस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, इवैल्यूएशन प्रोसेस मूल्यांकन की प्रक्रिया एक अध्यापक के लिए भी होती है। एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि जिस मेथड से वो बच्चों को पढ़ा रहा है उससे बच्चों का जो है क्या मतलब उनके जो मेथड है वो कहाँ तक सफल रहा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, शिक्षण विधियों यानी कि टीचिंग मेथड्स को चेक करने के लिए भी, याद रखिएगा, टीचिंग मेथड्स को चेक करने के लिए भी इवैल्यूएशन की प्रोसेस यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू, ठीक है। बुद्धि लब्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धि लब्धि का मतलब है बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करना, यानी कि बच्चे के आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। माना कि मूल्यांकन की दो प्रक्रियाएं हैं, एक औपचारिक प्रक्रिया और एक अनौपचारिक प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम फॉर्मेटिव और समेटिव भी कहते हैं। जहां फॉर्मेटिव बच्चे की, अनौपचारिक प्रक्रिया बच्चे की स्किल्स को चेक करता है, वहीं औपचारिक प्रक्रिया बच्चे के मार्क्स के द्वारा उसकी बुद्धि लब्धि को चेक करती है। माना मार्क्स सब कुछ नहीं है पर कुछ हद तक तो हैं, हमें कहीं भी एडमिशन लेना होता है, कहीं कुछ भी करना होता है तो पहले मार्क्स मांगते हैं, मिनिमम मार्क्स तो मांगते ही हैं, ठीक है। आज के टाइम पे मार्क्स बहुत मतलब वो हो गए हैं कि अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जरिए आप आगे बढ़ते हो, बट फिर भी मार्क्स कहीं ना कहीं तो मैटर करते हैं। लेकिन वो कैसे मैटर करेंगे, वो कैसे पता चलेंगे, जब स्कूलों में क्या अपनाई जाएगी, मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति की सीमा, प्रगति वही सेम फीडबैक पता चलती है, कहाँ तक सीखा। याद रखिएगा ये पॉइंट कहता है बच्चे ने करिकुलम से कितना सीखा। पूरा साल भर टीचर पढ़ाती जा रही है बट उसे कैसे पता चलेगा कि हर बच्चे ने करिकुलम से कितना सीखा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्या है, सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति की सीमा और सतत निर्धारित सहायता मिलती है। थर्ड पॉइंट कहता है सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता चलता है। वेरी गुड, ये पॉइंट हमारा सीटेट में आया था, 4 स्टेटमेंट दी गई थी और पूछा गया था कि जो निदानात्मक मूल्यांकन होता है या जो मूल्यांकन होता है या अनौपचारिक मूल्यांकन जो होता है उसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य है क्या। तो यहाँ हम देखेंगे इसका मेन उद्देश्य क्या है। ये कहता है सतत मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, इसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन विद्यार्थियों की कमजोरियों का मतलब होता है उनका जो वीक पॉइंट है, उनकी जो कमजोरियां हैं, जहां सीखने में कुछ कमियां रह गई हैं, निदान किया जा सकता है। इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्टताओं का मतलब होता है उनकी स्किल्स। हर बच्चा गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ कौशल जरूर दिए हैं, लेकिन अगर इवैल्यूएशन ही नहीं होगा तो उनकी स्किल्स का कभी पता चल ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी क्या जरूरी है, इसके लिए भी इवैल्यूएशन प्रोसेस, इट मीन्स मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। अगर मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमें बच्चों की विशिष्टताओं का यानी कि उनके स्पेशल फीचर्स का पता चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्या होगा, हमें बच्चों के स्पेशल फीचर्स का पता चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इवैल्यूएशन ज़रूरी है भाई, अगर इवैल्यूएशन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्लास में किस बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ विशिष्टताओं की, जैसे कि हर कोई डॉक्टर नहीं है, हर कोई टीचर नहीं है, हर कोई जज नहीं है, वकील नहीं है, तो ये इन सब का पता भी कैसे चला, इन लोगों ने इवैल्यूएशन दिए हैं, इन सब लोगों ने क्या किया है, इवैल्यूएशन के पार्ट को फेस किया है, तो हम ये भी कह सकते हैं। तो इवैल्यूएशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अब ये तो हमें आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, क्योंकि इवैल्यूएशन नहीं होगा तो ये सब पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके पीछे पर्पस क्या है। स्पेशली आज की हिंदी की क्लास ले रही हूँ तो हिंदी में इवैल्यूएशन का जो ऑब्जेक्टिव होंगे, उद्देश्य होंगे, अलग होंगे। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के अलग होंगे। इवैल्यूएशन तो सब सब्जेक्ट्स में हो रहा है, साइंस में भी हो रहा है, मैथ्स में भी हो रहा है, ईवीएस में भी हो रहा है, बट हर एक सब्जेक्ट के अपने क्या होते हैं, अपना इवैल्यूएशन प्रोसेस, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर मैथ्स की बात करूँ तो काउंटिंग से रिलेटेड होंगे, लैंग्वेज की बात करूँ तो भाषा से रिलेटेड होंगे, साइंस की बात करूँ तो साइंस से रिलेटेड होंगे, तो सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। जबकि आज की क्लास में मैं हिंदी की पैडागोजी पढ़ा रही हूँ तो मैं लैंग्वेज को लेकर बताऊंगी कि लैंग्वेज को लेकर इवैल्यूएशन के क्या प्रोसेस है। इसे आप इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश हो, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को इवैल्यूएट करना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे हमारा क्या पर्पस है। तो पहला पर्पस कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कहता है
के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके सीटेट में आता है। आपसे पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर, अंजलि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका है, क्लास 3rd की टीचर है, बच्चों को मूल्यांकन करना चाहती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण का मूल्यांकन का मेन पर्पस या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी लैंग्वेज स्किल्स हो, लैंग्वेज स्किल्स का मतलब होता है भाषाई कौशल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। अभी मैंने कहा कि आप इसे इंग्लिश की पैडागोजी में भी यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज स्किल्स, इसमें हमारे 4 लैंग्वेज स्किल्स आते हैं। पहला आता है सुनना, दूसरा हमारा आता है बोलना, तीसरा हमारा आता है पढ़ना, और 4th हमारा आता है लिखना, जिसे इंग्लिश में आप LSRW भी कहते हैं। यानी कि प्राइमरी लेवल पर हमारा जो मेन पर्पस है इवैल्यूएशन का, वो यही है कि बच्चा चारों लैंग्वेज स्किल्स को सीख सके। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर हमारा मेन पर्पस क्या है? बच्चा चारों लैंग्वेज स्किल्स को सीख सके, वो ध्यान से टीचर की बात को सुने, ध्यान से बोले, पढ़े और लिखे। यानी कि चारों लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना ही हमारा मेन पर्पस बन जाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर बच्चा 6th का, 7th का, 8th का है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। इसे आप किस में यूज़ करेंगे? प्राथमिक स्तर, इट मीन्स प्राइमरी लेवल पर। फिक्स आंसर है ये, याद रखिएगा। अगर प्राथमिक स्तर ऐड कर दें और आपसे पूछें हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर यही होगा 100%। लेकिन अगर उसमें ऐड कर दें उच्च प्राथमिक स्तर, तो आंसर चेंज हो जाएगा, वो भी देखेंगे। दूसरा कहता है पॉइंट, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके, सतत का तो मतलब पता ही है, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार, निरंतरता भी आप कह सकते हो, लगातार भी कह सकते हो, इंग्लिश में आप इसे कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हो। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। एक टीचर पढ़ाई जा रही है, बच्चों से इवैल्यूएट ही नहीं कर रही है, बच्चों से पूछ ही नहीं रही है कि कोई टेस्ट नहीं ले रही है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो बच्चों को पढ़ा रही है उन बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इन कठिनाइयों को दूर करने का उद्देश्य भी हमारे इवैल्यूएशन का ही है। बिना इवैल्यूएशन के तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को सीखने में कहाँ पर कठिनाई है। तीसरा पॉइंट कहता है विद्यार्थियों की रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास। अगर पेपर 2 के स्टूडेंट हैं आप लोग तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर, मान लीजिए तीनों ऑप्शन एक साथ दे दूं, मैं तीनों के तीनों दे देती हूँ, एक और एक गलत दे देती हूँ, जो कि आप पहचान ले रहे हो, हम 3 में से एनालाइज करते हैं। मैं आपसे कह रही प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेरा आंसर रहेगा फर्स्ट। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, मैं कहूँ उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उस टाइम लैंग्वेज स्किल्स नहीं होगा। उस टाइम जो हमारा आंसर होगा वो होगा रचनात्मकता और सृजनात्मकता, क्योंकि यहाँ तक आते आते 6 to 8 तक आते आते बच्चों की चारों लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं। अब जो लैंग्वेज का रोल है वो बच्चे की स्किल्स को डेवलप करना है, यानी कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हैं उनको बाहर निकालने में लैंग्वेज उनका साथ देगी। तो याद रखिएगा, फिक्स है, अगर प्राइमरी वर्ड यूज़ करें तो फर्स्ट आंसर होगा, और अगर उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी लेवल यूज़ करते हैं तो आंसर हमारा विद्यार्थियों की रचनात्मक और सृजनात्मकता का विकास करना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या हो गए? 3 पॉइंट हो गए। विद्यार्थियों की भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। तो यहाँ पर ही हमारे क्या हैं? 3 पॉइंट्स बन गए हैं। चलिए और देखें और क्या है हमारे इसके। 4th पॉइंट कहता है छात्रों की योग्यताओं, ठीक है, छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। अभी तो बता रही हूँ, अगर ये बच्चों को पढ़ाते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बच्चे के अंदर वो एबिलिटी है कि है नहीं है, कि उसको कोई चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जब तक आप उसे इवैल्यूएट नहीं करोगे, जब तक आप उसे मूल्यांकन नहीं करोगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि बच्चे को जो चीज़ आप सिखाना चाह रहे हो वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। इट मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए भी इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक यानी कि रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग का करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पहले हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग नहीं होती थी, जिसे हिंदी में हम निदानात्मक या नैदानिक या उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं।
निदानात्मक में शिक्षण से संबंधित कमियां पता लगाई जाती हैं और उपचारात्मक में उन कमियों को दूर किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या है, छात्रों को सीखने हेतु उपचारात्मक मतलब प्रदान किया जाता है। मतलब अगर इवैल्यूएशन होगा ही नहीं, बच्चों की कमियां हमें पता ही नहीं चलेंगी। जैसे पीटीएम है, एग्जाम्स हुए, इवैल्यूएशन हुआ, उसके बाद बच्चों के मार्क्स आए, टीचर ने पीटीएम रखी, तो टीचर्स को पता चलता है कि बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और वो क्या करती है, टीचर फिर उनकी उपचार करती है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए। तो उपचारात्मक व्यवस्था के लिए भी, ठीक है, रिमीडियल टीचिंग के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें इवैल्यूएशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की दक्षता, यानी कि एक लेवल तक आते जो लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होनी चाहिए वो हुई या नहीं हुई। जैसे क्लास 3rd तक आते आते FLN है, FLN कहता है जो है फंडामेंटल लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी कि क्लास 3rd तक आते आते बच्चे को काउंटिंग और लैंग्वेज यानी कि लिटरेसी यानी कि एक रीडिंग अच्छी खासी करनी आ जानी चाहिए। तो ये FLN होगा कब, जब बच्चे का क्या होगा, जब बच्चे का जो है इवैल्यूएशन होगा। तो बच्चे की लैंग्वेज को चेक करना कि 3rd क्लास तक इतना आ जाना चाहिए, 4th तक इतना आ जाना चाहिए, 5th तक इतना, इसके लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कि वो क्या होना चाहिए, वो लगातार होते रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों में दक्ष होने और ना होने के आकलन को चेक कर सकता है। पीटीएम होती है तो टीचर जरूर कहती है कि बच्चे की राइटिंग पार्ट पर आप फोकस करिए या उसके ओरल पार्ट पर फोकस करिए। ये रिटर्न, ओरल और रिटर्न पे फोकस करने का इन द सेंस मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि बच्चे के भाषा विकास में या भाषा शिक्षण में इन चीज़ों की कमियां हैं। तो ये कमियां हमें पता कैसे चलेंगी, इन कमियों का पता हमें चलेगा जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे, जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, तब जाकर हमें ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब हमने ये देख लिया कि मूल्यांकन जो है क्या कहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी देख ली। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस भी है और उसके खुद के अपने कुछ उद्देश्य भी हैं जो कि प्राथमिक स्तर पर अलग होते हैं और उच्च माध्यमिक स्तर पर अलग होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की, क्योंकि हमारा सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, उसने एक सीसी पैटर्न को अपनाया है। सीसी पैटर्न क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको बनाने वाला कौन है, सीबीएसई बोर्ड है। और इस पर जो वर्क करती है वो कौन करती है, एनसीईआरटी करती है। ठीक है, आपका सीटेट का पेपर कंडक्ट कौन करता है, सीबीएसई बोर्ड, और उसके अंदर जो सिलेबस आता है वो कौन सा आता है, वो एनसीईआरटी का आता है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। इन्होंने हमें जो है सीबीएसई बोर्ड जो है विद्यालय पर आधारित प्रणाली जो है, उन्होंने हमें इवैल्यूएशन की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दी। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मतलब 3 प्रकार के इवैल्यूएशन की बात करते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमने तो सीसी पैटर्न में फॉर्मेटिव और समेटिव पढ़ा था, वो प्रोसेस एक अलग है। मैं लैंग्वेज को लेकर पढ़ा रही हूँ, तो आज की क्लास में मैं आपको 3 प्रकार का मूल्यांकन बताऊंगी कि 3 प्रकार का मूल्यांकन क्या है। ठीक है, तो उसमें से पहला हमारे पास है डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और फिर उसके बाद जो तीसरा हम डिस्कस करेंगे वो जिसे आप योगात्मक भी बोल सकते हो, औपचारिक भी बोल सकते हो, संरक्षात्मक भी बोल सकते हो, नाम की कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं। अब सबसे पहले निदानात्मक डायग्नोस्टिक से मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में आपका इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपसे पूछा जाए अधिगम की कमियां कहाँ पता लगाई जाती हैं, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम की जो कमियां हैं, कमियां इन द सेंस जो लर्निंग गैप्स हैं, कमियां बोलिए या कठिनाइयां बोलिए, ठीक है, इनका पता कहाँ लगाया जाता है। तो इन कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो इवैल्यूएशन लिया जाता है उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इंग्लिश में, और हिंदी में हम बोलते हैं उसे निदानात्मक मूल्यांकन। यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या करता है, छात्रों को किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसका टाइम टू टाइम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर उसको डायग्नोस करते रहता है। डायग्नोस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जाते के साथ ही हमें मेडिसिन नहीं देते हैं, पहले वो हमें डायग्नोस करते हैं, वो पता लगाते हैं कि हमें प्रॉब्लम है कहाँ, प्रॉब्लम का पता लगने के बाद ही वो हमें डायग्नोस करते हैं। तो देखो जरा क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन से मिलते हैं वे विद्यार्थी जो शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए, यानी मैंने कहा ना उनकी रुकावटों का पता लगाते हैं, उनके अनुसार प्रगति नहीं कर पाए, यानी कि क्या कमी रह गई भाई, ठीक है, कारणों यानी कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाए, इसको जांचने के लिए इस पद्धति यानी कि इस प्रोसेस को अपनाया जाता है।
तथा उसके अनुरूप ही उपचारात्मक शिक्षण पद्धति यानी कि टीचिंग मेथड को अपनाया जाता है। यानी कि ये वो प्रोसेस है, ये वो इवैल्यूएशन प्रोसेस है जिसमें छात्रों के अधिगम से संबंधित, इट मीन्स लर्निंग गैप्स को पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक प्रोसेस यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग यानी कि निदानात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आता है। आज के टाइम पे माना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, पर फॉर्मेटिव में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टीचिंग है। आजकल हर एक वो स्कूल जो CBSE से एफिलेटेड है डायग्नोस्टिक रिमीडियल टीचिंग करता है। सिर्फ स्कूल में आने वाले बच्चे की मार्कशीट में मार्क्स देने का पर्पस नहीं है, बल्कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को टाइम टू टाइम उनको डायग्नोस भी करने का काम क्या है, हमारा स्कूल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये निदानात्मक मूल्यांकन है। चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट क्या कहता है, रचनात्मक, जिसे इंग्लिश में मैं फॉर्मेटिव कह सकती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे FA भी कहते हैं। इसके बारे में हम सब जानते हैं। ये हमारा क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये क्या है हमारा फॉर्मेटिव। अकॉर्डिंग टू CBSE इसकी वेटेज कितनी होती है, भारिता कितनी होती है, 40%। और ये एक साल में कितनी बार लिया जाता है, ये एक साल में 4 बार लिया जाता है। इसमें इंक्लूड क्या होते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4। यूनिट टेस्ट को हिंदी में हम इकाई शस्त्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, यानी कि इसमें इकाइयाँ आती हैं। ठीक है, ये हुई जनरल नॉलेज। बाकी देखते हैं क्या कहता है। इसके नाम अगर बताऊं तो इसे रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। इसको जो है अनौपचारिक आकलन का नाम भी दिया गया है। इसको रचनात्मक तो इन्होंने ऑलरेडी दिया है, इसको हम कल्पनात्मक का नाम दे सकते हैं। बच्चों के गुणों की जांच करता है, इसीलिए हम इसे गुणात्मक भी कह सकते हैं। बच्चों का भविष्य निर्माण करता है, इसीलिए इसे निर्माणात्मक भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं। बच्चों क्रिएटिविटी करती है तो इसे आप सृजनात्मकता का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, निर्माणात्मक आकलन भी आ जाता है। चलिए अब देखते हैं इसकी वेटेज मैं बता चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड इसकी वेटेज कितनी होती है, इसकी भारिता कितनी होती है, 40%। ये हमारा CBSE बोर्ड सीटेट पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू CBSE इसकी वेटेज कितनी है। इसकी वेटेज 40% है। 1 ईयर में कितनी बार लिया जाता है, एक साल में कितनी बार लिया जाता है, 4 बार लिया जाता है। और इसमें इंक्लूड क्या होता है, FA1, FA2, FA3, FA4। चलिए ये क्या करता है भाई, यहाँ पे थिंकर का नाम दिया गया है, रेस का नाम दिया गया है। उन्होंने मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन, यानी कि बच्चे ने अपने शैक्षिक यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है उसको जांचने के लिए क्या लिया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन लिया जाता है। और उसके उपरांत वह उनकी शैक्षिक प्रगति के विषय में एक फीडबैक देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की फीडबैक बहुत काम आती है। ठीक है, यहाँ पर जो फीडबैक दी जा रही है, यहाँ पर जो बच्चे को ये कराया जा रहा है, ये फीडबैक टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही लाभदायक होती है। टीचर को ये पता चलता है कि मैंने करिकुलम से कितना कैसा पढ़ाया, और बच्चे को ये पता चलता है मैंने करिकुलम से कैसा सीखा। यहाँ पर दोनों को ही कॉन्टिन्यूस क्या मिलती है, इनको यहाँ पर मिलती है फीडबैक। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, रेस और मूल्यांकन के अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें पता चली। दूसरा कहता है शिक्षक छात्रों की प्रगति के अनुरूप शिक्षण विधि अपना सकता है। जब फीडबैक मिल गई है कि भाई यहाँ कमी रह गई है, तो टीचर अपने टीचिंग स्टाइल को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और छात्र अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार लाता है। संज्ञानात्मक मतलब जहाँ पर उसके बौद्धिक विकास में कमी रह गई है उसको दूर करने की कोशिश करता है। आजकल इसी को ही ज़्यादा अपनाया जाता है, पेरेंट्स भी इसी को ही अपनाते हैं, क्योंकि इससे बच्चे की स्किल्स का पता चलता है। अच्छा, एक और पेडागोजी का हमारा क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों के स्किल्स का अगर आपको पता लगाना हो, स्किल्स मतलब बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, कौशलों का पता लगाना होगी, गॉड गिफ्टेड आपके बच्चे में कौन सी कौशल है, तो उसके लिए जो इवैल्यूएशन लिया जाता है, वो रचनात्मक ही होता है। क्योंकि रचनात्मकता के अंदर स्किल्स आती हैं, क्रिएटिविटी आती है कि किस बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन क्या करता है, ये सारे रचनात्मक मूल्यांकन के पार्ट हैं। अच्छा, अब एक कन्फ्यूज़न और, क्या डायग्नोस्टिक और रचनात्मक एक ही हैं? अगर CC पैटर्न पढ़ाऊँ तो फॉर्मेटिव और समेटिव दिया गया है, वहाँ पर हमें 2 टाइप असेसमेंट दिया है, ठीक है, 3 टाइप्स नहीं दिया। जबकि मैं यहाँ पर आपको मूल्यांकन के प्रोसेस में 3 प्रकार का मूल्यांकन पढ़ा रही हूँ। तो याद रखिएगा, जो निदानिक जांच है, जो निदानिक का मतलब होता है फीडबैक, कमी बताना और कमियों को दूर करना। तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने अभी यूज़ किया, फीडबैक। ये क्या है, इसमें हमारा निदान भी आ जाता है
और इसमें हमारा उपचार भी आ जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है वो किसका पार्ट है, वो रचनात्मकता का ही पार्ट है। लेकिन अगर ऑप्शन में 3 दिए हो और आपसे पूछा जाए स्पेशली कमी कहाँ पता चलती है, तो निदानिक ही उसका आंसर आएगा। पैडागोजी में हमेशा से एक आंसर सही और एक आंसर ज़्यादा सही वाला फंडा रहता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। चलिए तो देखते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। 2 हमने पढ़ लिए। अब आ जाते हैं, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई समेटिव असेसमेंट की। अब ये समेटिव असेसमेंट क्या है भाई, हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे समेटिव असेसमेंट की। यानी कि जो हमारा संकलात्मक है, इसे योगात्मक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम है भाई, इसे हम योगात्मक कहते हैं। मार्क्स की बात करता है, बच्चों को कंपेयर करता है, इसीलिए इसे तुलनात्मक आकलन भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इसकी वेटेज ज़्यादा होती है, 60% होता है, और 1 ईयर में ये कितनी बार लिया जाता है, 2 टाइम लिया जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये क्या करता है, ये एंडिंग की तरफ लेकर जाता है, जब हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एंड करता है, यानी कि सेमेस्टर SA1 और SA2 हाफ ईयरली और फाइनल के एग्जाम्स में आते हैं, एक बार हो गए दोबारा नहीं होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे योगात्मक या संकलनात्मक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या करता है, माना कि ये सब कुछ नहीं है लेकिन ये बहुत कुछ है, इसके बिना बच्चे का आगे का भविष्य तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर बच्चे के भविष्य का निर्माण होगा। तो ध्यान से देखिए, पहला क्या कहता है, इस मूल्यांकन पद्धति का संपूर्ण शिक्षा शास्त्र से है। संपूर्ण यानी कि जो पूरा साल भर का जो करिकुलम है उसमें बच्चे ने कितना सीखा उससे रिलेट करता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, यह मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक शास्त्र की समाप्ति यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तरफ लेकर जाता है। समाप्ति यानी कि लर्निंग का एंडिंग। अभी आप देख रहे हो सभी स्कूल्स में मार्च में बच्चों के एग्जामों के न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो ये क्या था, ये यही था, समेटिव ही था। ठीक है, तो ये ऑफ की तरफ लेकर गया, अब एक न्यू सेशन स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा पूरे शैक्षिक शास्त्र में प्राप्त किए गए ज्ञान का आकलन है। पूरी साल भर बच्चे ने क्या किया, इसका रिलेशन उससे होता है। इस बच्चे ने यूटी में कितना किया, FA1 में कितना किया, क्लास में कितना किया, होमवर्क कितना किया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पूरा लेखा जोखा मांगेगा और एक बड़ी सी मार्कशीट आप लोगों को रेडी करके देगा 360 डिग्री वाली, और उसमें बताएगा कि पूरी साल भर आपके बच्चे ने क्या सीखा। तो जिसमें ये लाइन जुड़ जाए कि पूरी साल भर में बच्चे ने कितना सीखा, तो समझ जाइएगा वहाँ पर समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। अब कहते हैं दूसरे शब्दों में व्यापक, ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये व्यापक है। व्यापक शब्द का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास में शैक्षिक और सह शैक्षिक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सीटेट में हमेशा पेपर 1 एंड पेपर 2 में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो व्यापक शब्द है, ठीक है, ये जो व्यापक शब्द है इसका क्या अर्थ है, व्यापकता का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये जो व्यापक शब्द है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, इसका मतलब है कि स्कूल में 2 तरह की एक्टिविटीज़, एक होती हैं शैक्षिक और दूसरी हमारी होती हैं सह शैक्षिक। तो ये हमें पता होनी चाहिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्या है। अगर मैं बात करूँ शैक्षिक की तो ये 3 आवर्स है, और सह शैक्षिक की बात करूँ तो ये 4 आवर्स है। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन आना है यहाँ से पेपर में। जब भी आपसे पूछे कि व्यापक शब्द क्या है, तो इसका आंसर होगा शैक्षिक और सह शैक्षिक। इसको हम समझेंगे कैसे, इसको हम इंग्लिश में 3 आवर्स का नाम दे सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में 4 आवर्स का नाम दे सकते हैं। क्योंकि मैं हिंदी की पैडागोजी बता रही हूँ, फिर भी मैं इंग्लिश के वर्ड बताऊंगी ताकि आप इसे इंग्लिश की पैडागोजी में भी यूज़ कर सकें। शैक्षिक का मतलब होता है 3 आवर्स, 3 आवर्स मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। और सह शैक्षिक का मतलब होता है, आपको पता है हर स्कूल में 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक करिकुलर और एक होती है को करिकुलर। यानी कि स्कूल में आने वाला बच्चा रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक तो करेगा ही करेगा, ये तो मेन पर्पस है। यानी कि ये तो उसने पढ़ने ही पढ़ने 10 साल तक 10th तक पढ़ना ही है। लेकिन साथ में सभी बच्चे तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर नहीं होते, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ म्यूजिक में अच्छे होते हैं, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि सह शैक्षिक गतिविधियाँ। तो इवैल्यूएशन जो होता है वो व्यापक होना चाहिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, वो सिर्फ बच्चे के 3 आवर्स को चेक ना करे बल्कि बच्चे के 4 आवर्स को भी चेक करे। 3 आवर्स में रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, अर्थमेटिक आता है, और 4 आवर्स में बच्चे के स्किल्स आते हैं जो कि उनके गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं, जैसे कि सोशल स्किल्स क्या हैं,
क्रिएटिव स्किल्स क्या हैं, फॉर्मेटिव स्किल्स क्या हैं, इस तरह के स्किल्स। तो दोनों को चेक करने का कहाँ पर किया जाता है, व्यापक के अंदर, यानी कि व्यापक मूल्यांकन होगा, बड़ा मूल्यांकन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन होगा, तब जाकर बच्चे का करिकुलर एंड को करिकुलर एरिया चेक होगा। आप इसे एक एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक भी बोल सकते हो, नाम का कोई एंड नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी की पैडागोजी पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँगी शैक्षिक और सह शैक्षिक। इंग्लिश में आप शैक्षिक को करिकुलर एंड सह शैक्षिक को करिकुलर, शैक्षिक को कोलेस्टिक एंड जो को सह शैक्षिक है उसे को कोलेस्टिक का नाम दे सकते हैं। ठीक है, प्रयास किया जाता है। अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों द्वारा अलग अलग उपयोग करते हैं, मतलब बच्चों के लिए दोनों ही परीक्षा और गैर परीक्षा यानी कि कोलेस्टिक एंड को कोलेस्टिक दोनों एरियाज के द्वारा बच्चों को चेक करती है। तो पेपर में क्वेश्चन बना, अगर आपसे पूछा जाए इवैल्यूएशन वह कौन सी इवैल्यूएशन प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है जो बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक या बच्चे के कोलेस्टिक एंड को कोलेस्टिक या बच्चे के एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों एरियाज को चेक करता है, तो नो डाउट उसका आंसर होगा हमारा कौन सा, समेटिव वाला, यानी कि व्यापक मूल्यांकन ही बच्चों का क्या करता है, बच्चों को उसके दोनों एरियाज को चेक करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर 3 प्रकार का मूल्यांकन लिया। अब देखते हैं मूल्यांकन के लिए विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हम अपना सकते हैं। तो देखिए, हम निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट ले सकते हैं, लघुत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर्स ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट किसे कहते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में ये होता है, अगर आपसे मैं सीटेट पूछूं कि आपका सीटेट का एग्जाम कैसा है, तो फटाफट से आंसर आने लगता है ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है, ये तो आधा अधूरा नॉलेज है कि मैं सीटेट को ऑब्जेक्टिव कह रही हूँ। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते कैसे हैं, क्या जिसमें से 4 में से एक टिक लगाना है वही ऑब्जेक्टिव है? नहीं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें ऑल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। याद रखिएगा, ऑल टाइप्स क्वेश्चंस। इसको कैसे समझेंगे, आपने देखा होगा प्राइमरी तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, ना ही उन्हें आंसर शीट दी जाती है, उन्हें एक बुकलेट दी जाती है जिसके अंदर उनके हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, ट्रू फॉल्स हो, या वन वर्ड के हो, या कुछ भी लगा लीजिए, जो कुछ है उस बुकलेट में ही उन्होंने करना है। ये जो बुकलेट है ये क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सीटेट का एग्जाम कैसा है, तो आप ये मत बोलिएगा ऑब्जेक्टिव है, आप बोलिएगा ऑब्जेक्टिव का एक प्रकार है, एक टाइप है। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका, आपको सिर्फ 4 में से एक ही टिक लगाना है, तो उसका एक प्रकार है। तो यानी कि एज अ टीचर जब मैं इवैल्यूएशन कर रही हूँ तो मैं बच्चों के ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले सकती हूँ। मौखिक ओरल टेस्ट ले सकते हैं, प्रायोगिक प्रैक्टिकल ले सकते हैं, निरीक्षण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन मेथड वो तो चलेगा ही चलेगा, पोर्टफोलियो ले सकते हैं। पोर्टफोलियो आपको पता ही एक तरह का दस्तावेज, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि बच्चे की पूरी साल भर का लेखा जोखा बता देगा। उसके संचय अभिलेख, जैसे उसके मार्कशीट हो गई, उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनसे भी हम उसका भाषा का आकलन कर सकते हैं। घटनावृत्त ले सकते हैं, घटनावृत्त मतलब किसी घटना के बारे में बच्चों से उसके ऊपर बात करना। और रेटिंग स्किल, रेटिंग स्किल भी आपको पता ही होगा, रेटिंग स्किल क्या होती है, जैसे टीचर क्या करती है 15 से 20 क्वेश्चन की एक शीट रेडी करती है, वो सेम क्वेश्चन क्लास के हर एक बच्चे से पूछती है और उसमें वो उसको मार्क्स नहीं देती, टिक लगाती है और उसके बाद उसे A1 A2 की ग्रेड देती है। इससे भी भाषा का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर जो तरीके हैं वो सारे के सारे क्या हैं, भाषा आकलन के तरीके हैं। निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप ले सकते हैं, लघुत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर्स वाले ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, मौखिक परीक्षाएं यानी कि ओरल टेस्ट ले सकते हैं, प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल ले सकते हैं, निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। प्राथमिक स्तर पर तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, याद रखिएगा। प्राइमरी लेवल पर अगर आप टीचर हैं, फर्स्ट पेपर के टीचर हैं, प्राइमरी लेवल पर हमारा जो प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का, उसमें ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पोर्टफोलियो एंड देन एक निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर प्राइमरी के टीचर हो तो सबसे अगर बेस्ट तरीका इन सब में से पूछा जाए, वैसे तो सारे ही हैं, बट अगर आपको निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखता है तो सबसे ज़्यादा सही यही होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो ही बच्चे का पूरे साल भर का लेखा जोखा हमें बताता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे सारे क्या हुए, विद्यार्थियों को चेक करने के लिए हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन मेथड्स की, यानी कि इसकी बात क्या कर रहे हैं, विधियों की हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है हमारे पास। अब बात कर ले ब्लूप्रिंट की, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, एक टीचर जो फाइनल एग्जाम बनाती है ना, मतलब क्वेश्चन पेपर जो बनाती है, उससे पहले भी एक और क्वेश्चन पेपर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट होलिस्टिक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिसमें बच्चे के पर्टिकुलर किसी एक एरिया को चेक ना किया जाए, बल्कि बच्चे के ओवरऑल यानी कि समग्र विकास को चेक किया जाए, इस तरह का होना चाहिए।
तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल के टीचर हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक ब्लू प्रिंट का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें पेपर 2 से क्वेश्चंस बनते हैं कि आप एक अध्यापक हैं, लैंग्वेज के अध्यापक हैं, आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, ब्लू प्रिंट का निर्माण कर रहे हो। तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप ब्लू प्रिंट कर रहे हो तो आप क्या ध्यान रखोगे, आप उद्देश्य ध्यान रखोगे। उद्देश्य का मतलब है पर्पस, आप किस पर्पस से बच्चे का पेपर बना रहे हैं या ब्लूप्रिंट या क्वेश्चन जो शीट रेडी कर रहे हैं, किस पर्पस से। प्राइमरी लेवल का बच्चा है या सेकेंडरी लेवल का बच्चा है, आपका उद्देश्य क्या है कि इस क्लास तक बच्चे को इस टॉपिक में इतना इतना आ जाना चाहिए, ये पर्पस होगा। तो ध्यान से देखिए, प्रश्नों के उद्देश्यों में हमें क्या रखना है, क्या क्या बातें याद रखनी है। पहला, परीक्षा में पूछे जाने वाले कितने प्रश्न हो, ज्ञानात्मक विकास हो, मतलब 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में बच्चा कितने पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। कितने अबोधात्मक यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेस हो, कितने उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग हो, और कितने उसके अनुप्रयोगात्मक यानी कि एप्लीकेशन बेस हो, और साथ ही उनकी प्रतिशत द्वारा अंकों का निर्धारण पूर्ण होना चाहिए। अच्छा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा जब भी हमारे एग्जाम में पेपर आता है, 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें से 30 से 40% पेपर ऐसा होता है जो सब बच्चे कर पाते हैं, यानी कि वो एक नॉर्मल था, जनरल नॉलेज बेस्ड था। उसके बाद 50 से 60% वाला जो पार्ट होता है वो बच्चे कर पाते हैं जो सब पेपर के पर्पज से पढ़ कर आए हैं। फिर 70 से 80 वाला पेपर वो सॉल्व कर पाते हैं, क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर पाए जिन्होंने थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत की है। और लेकिन हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पेपर सिर्फ 1 या 2 ही स्टूडेंट करके आते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ा है। तो ये क्या है, लेवल है। यानी कि जब आप ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हो तो आप इंडिविजुअली डिफरेंसेस को ध्यान में रखोगे, आप उस बच्चे की नीड को भी ध्यान में रखोगे जिसका IQ लेवल 140 प्लस है या 130 प्लस है, आप उस बच्चे को भी ध्यान में रखोगे जिसका जो एवरेज से भी नीचे है, ब्लो में है। तो ऐसे में टीचर को सभी बच्चों का इंडिविजुअली ध्यान रखते हुए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या बनाना चाहिए, ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। चलिए, दूसरा प्रकार, प्रश्नों के टाइप। अब किस तरह के रखेंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन रखेंगे तो बच्चे सब नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे टिक द आंसर वाला अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बोलने में अच्छे होते हैं। तो ऐसे में जब आप ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें देंगे, देखो जरा। पाठ्यक्रम के, पहली बात तो सिलेबस से हर प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल करें, जैसे कि वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी, उत्तरी, सारे जो भी हमारे टाइप्स होते हैं इस तरह के सभी के लिए ही, और उनके आगे भी उनके मार्क्स लिखे होने चाहिए। पूरा पेपर एक ही तरह के क्वेश्चन से नहीं भरा होना चाहिए, उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड होने चाहिए। जब एक पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे तो वो पेपर ज़्यादा अच्छा बनेगा और उसे हर बच्चा कर पाएगा। फिर आता है प्रश्न पत्र को हल करने की संभावित। अभी मैंने बताया समय का पूरा ध्यान रखना है, 2 घंटे में 2 घंटे के हिसाब से ही क्वेश्चन होने चाहिए। फिर आता है विषय वस्तु अधिभार, ये हमारा यहाँ NCF इसको इम्पोर्टेंस देता है। विषय वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है। विषय वस्तु का मतलब है कि आपका कंटेंट, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं सीटेट की आपको यहाँ पर हिंदी की पैडागोजी पढ़ा रही हूँ, पैडागोजी तो हमारे अदर एग्जाम्स में भी आती है, लेकिन अगर मैं आपको विषय वस्तु से हटकर पढ़ाऊँ तो क्या आपका सीटेट का एग्जाम हो जाएगा। तो तब जब भी आप इवैल्यूएशन के लिए ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पार्ट को चेक करने के लिए आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसी का ही उसमें अध्ययन किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु का अधिभार या विषय वस्तु का ध्यान रखा जाना भी ज़रूरी है। फिर आता है प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, क्योंकि क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं है तो हमें उसमें हर तरह के प्रश्न, इजी वाले भी, सामान्य वाले भी, कठिन प्रश्न वाले भी, सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसमें रखा जाना चाहिए। यानी कि ब्लूप्रिंट रेडी करते समय आप एक बच्चे को ध्यान में नहीं रखोगे, आप क्या करोगे, आप अलग अलग तरह के उसमें बच्चों को ध्यान रखोगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे ब्लूप्रिंट को रेडी करने के लिए हमारा ये पार्ट है। चलिए, विकल्प को दिया जाना चाहिए, ऑप्शंस भी दिए जाने चाहिए, इस बात का भी हम ध्यान रखते ही हैं। तीसरा, प्रश्न पत्र खंडों में विभाजित होना चाहिए। आपने देखा होगा पूरा पेपर एक पार्ट में नहीं होता है, यूनिट्स में बटा होता है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में। अलग अलग में बांटने से ये होता है कि हो सकता है बच्चे को पार्ट 1 नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को पार्ट 2 नहीं आ रहा है, तो जिसको जो आता होगा उसके हिसाब से वो बच्चा उस पेपर को कर पाएगा। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट को छोटे छोटे पार्ट्स में या खंडों में विभाजित करना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं। अब हमारे एग्जाम में जब हम सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन का प्रोसेस समझ रहे हैं और इवैल्यूएशन के फीचर्स ना समझें तो वो तो हो ही नहीं सकता है। इवैल्यूएशन के प्रोसेस की अगर बात करें, विशेषताओं की बात करें कि एक अच्छे इवैल्यूएशन में क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्राइमरी के टीचर हो या सेकेंडरी के टीचर हो। तो कुछ क्वालिटीज़ मैंने भी ली हैं। सबसे पहले यथार्थता होनी चाहिए, यानी कि इवैल्यूएशन
रोट लर्निंग की तरफ ना ले जाकर बच्चे को उसकी रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। यानी कि इवैल्यूएशन को हम इसलिए ना लें कि बच्चों का रिजल्ट बनाकर नेक्स्ट क्लास में भेजना है, बल्कि वो उसमें जो हम क्वेश्चन दें वो उसकी वास्तविकता यानी कि उसकी रियल लाइफ से जुड़े होने चाहिए। विश्वसनीयता कहती है कि जिस पार्ट को चेक करने के लिए इवैल्यूएशन ले रहे हो वो उसी की ही जांच करे। कहने का मतलब है कि आपने एक पेपर चेक किया, जितने मार्क्स एक टीचर से आए उतने ही मार्क्स अगर दूसरा टीचर भी चेक कर रहा है तो इवैल्यूएशन में के प्रोसेस में चेंज नहीं आना चाहिए। 10th में होता है ना हमारे साथ, हम बहुत अच्छा लिख कर आए थे पर मार्क्स कम आए, लेकिन वही पेपर दूसरे टीचर के पास जाता है, मार्क्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे पेपर को हम विश्वसनीय नहीं कह सकते। ये भी एक मूल्यांकन की क्या होती है, गुण होता है। फिर आता है जांच में सुगमता, इजी चेक करने में इजी होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, हर प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। और वैज्ञानिकता यानी कि तार्किकता, ऐसे ही नहीं कहीं से भी क्वेश्चन उठाए और उसमें डाल दिए। वैज्ञानिक यानी कि तार्किक आधार पर उसे तैयार किया जाना चाहिए। चलिए, तो ये आज की क्लास में हमने इवैल्यूएशन के प्रोसेस को समझा। इवैल्यूएशन का प्रोसेस हमने लिया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक नया टॉपिक लेंगे, हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स की। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।